हेलो एस्पायरेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आपने बीएससी एमएससी में भी पढ़ा होगा और उसका जो यूज़ है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, चाहे वो CSR नेट हो, गेट हो, MS सेट हो, IIT जैम गेट हो, जो भी इन सारे एग्ज़ाम में वो टॉपिक आता है। तो वो सारे टॉपिक को उसी टॉपिक के ऊपर जो ये सारे एग्ज़ाम में कवर होता है और सारे एग्ज़ाम के लिए इक्वलेंट इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसको आज कवर करने आ रहा हूँ। और उससे पहले टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मेरा नाम शाहनिहाल खान है और मैंने CSR नेट, JRF, MS सेट, IIT गेट, IIT जैम ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए। तो मुझे इन सब एग्ज़ाम का लगभग आइडिया है कि इन एग्ज़ाम में होता क्या है, पूछा क्या जाता है और अपने को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और वो सारे एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने अपना आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिसका नाम होता है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन तो हमने सब पहले पढ़ा है बैचलर्स में, मास्टर्स में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम इसका बेसिक पार्ट तो देखेंगे, साथ में इसका एडवांस पार्ट भी देखेंगे, जहां पे डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात आती है, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी इन एल्डोल रिएक्शन। तो पहले मैं बेसिक पार्ट से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं आपको उसके बाद आप एडवांस पार्ट से मैं आपके पास जाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, एल्डोल रिएक्शन। तो अब ये एल्डोल रिएक्शन सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये सबस्ट्रेट है, आपने ये लिया एसिटाल्डिहाइड, तो क्या अभी इसमें कोई रिएक्शन होगी क्या? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर दोनों भी, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ कुछ है नहीं, तो कैसे रिएक्शन होगी? तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको प्रॉपर अगर इसका नेमिंग किया जाए एल्डोल रिएक्शन की, तो उसका नाम होगा एल्डोल रिएक्शन कैटेलाइज। मतलब इसको किसी ना किसी कैटेलाइज के प्रेजेंस में हमको करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वरना प्रोसीड नहीं करेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे ये कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन प्रोसीड करने आ रही है। तो सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डाल दीजिए, क्या? एल्डोल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एसिड। तो अब ये एसिड के प्रेजेंस में देखना आप ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जो पहले नहीं कर रही थी। मैंने यहाँ पे कैटेलिटिक अमाउंट में डाइल्यूट HCl ले लिया, तो इससे हुआ क्या? आपका कार्बोनिल हो गया प्रोटोनेट, यहाँ पे आपका कार्बोनिल प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। अब ये जैसे प्रोटोनेट हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो ये ऊपर जाएगा, और ये जो कार्बोनिल का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक होता ही है, तो यहाँ से निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉटोमरिज्म हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एटम का शिफ्ट हो गया, तो इसका टॉटोमर यहाँ पे जनरेट हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम इसको भूलेंगे, ये H हो गया। और इसमें एक दूसरी खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है कि यह कैटेलाइज रिएक्शन है, तो कैटेलाइज की या जहाँ तक हम बात करते हैं, तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में, केमिकल काइनेटिक्स में भी इसको पढ़ा है कि कैटेलाइज का मतलब क्या होता है। कैटेलाइज का मतलब ये होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है, इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होता है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हमने यहाँ पे जो H+ डाला है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ है, मतलब जितना H+ जो यूज़ हुआ है वो एट द एंड हमको मिल जाएगा, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। H+ मैंने कैटेलिटिक अमाउंट का डाला, तो ये H कैटेलिक का आया, तो यहाँ से H निकल गया, यहाँ से ये वाला जो H निकला वो कैटेलिस्ट के पास वापस चलेगा, मतलब हमारा यहाँ पे कैटेलिस्ट कंज्यूम नहीं हुआ है, सिर्फ वो रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है, आगे प्रोसीड करवा रहा है। अब यहाँ पे इनोल बन गया। अब उसके बाद अब इसके और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे एसिटाल्डिहाइड के, वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि एसिडिक कंडीशन तो मैंने यहाँ पे लिया हूँ। अब ये यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये इनोल बन के मेरा तैयार खड़ा है यहाँ पे, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। अब ये कैटेलिस्ट किसका है? ये जो हाइड्रोजन है कैटेलिटिक का है, मतलब एक हाइड्रोजन मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है। अब आगे क्या प्रोसीड होगा, ये इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन गया, इधर ये न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल था, इसने अटैक मारा और यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो अब आगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखिए आप, ये आपका ये यहाँ पे आ रहा है OH और ये हो गया H। अब जैसे मैंने बोला ये H+ अभी भी हमारा है कैटलिस्ट का, तो हमको तो कैटलिस्ट को देना है उसको क्योंकि हमने बहुत कम अमाउंट में लिया है, तो कौन सा H यहाँ से चला जाएगा, ये वाला जो H है वो एक कैटलिस्ट अपने पास ले लिया। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन गया, जिसको आप लोग बहुत नाम से जानते हो कि भाई एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल हुआ क्या, ये एल्डोल बन गया। अब इसको एल्डोल बोलते क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया अल्डिहाइड, तो इसको हम लोग सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं, एल्ड। अल्कोहल है, इसको हम सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी को ओल बोलते हैं। तो एल्ड + ओल मिलके आपका क्या बन गया, एल्डोल, ये बन गया एल्डोल। अब ये दिख तो बहुत अच्छा रहा। और दूसरी खास बात, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इनोल लेस न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन फिर भी अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल आपका यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में, इसके लिए अटैक कर दिया। अब ये एल्डोल हो गया। अब यहीं से मेन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शुरू होती है। केमिस्ट ने सोचा कि भाई हमारा प्रोडक्ट मिल गया, बन गया, लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि भाई एसिडिक कंडीशन में है,
यहाँ पे अभी भी लोन पर लोन है यहाँ पे भी, तो मतलब ये भी यहाँ पे प्रोटोनेट होने जा रहा है यहाँ पे आपका, तो ये भी आपका प्रोटोनेट हो गया। तो मतलब हम सोच रहे थे हमारे को एल्डोल मिलेगा, लेकिन हमारे को एल्डोल प्रोडक्ट नहीं मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा प्रोटोनेट हो चुका है। EH+, एक कैटलिस्ट का H यहाँ पे आया, एक कैटलिस्ट का H यहाँ पे आया, मतलब 2 कैटलिस्ट के H हमारे पास आ चुके हैं और वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो वो कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये पानी बन चुका है यहाँ पे, ये निकलने के लिए तैयार बैठा है, ये भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो भी अपने आप को इनोल बनने के लिए तैयार बैठा है। तो आपका आगे क्या होने जा रहा है यहाँ पे आपका, देखिए वो इनोल बन गया, वो जो H+ एक कैटलिस्ट का आया था मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे ये इनोल बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो ये हाइड्रोक्सी के पास जो H था एसिडिक का, वो अभी भी पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे बन के तैयार पड़ा है। ये पानी हो गया, ये पानी यहाँ से निकल गया, यानी जो भी मैंने यहाँ पे H निकाला था कैटलिस्ट का, एक H यहाँ पे जो आया था वो बाहर निकल गया और एक H अभी भी बचा है, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है मेरा, ये देखिए अब मेरा ये बन गया यहाँ पे, ये मेरा अल्डिहाइड है, तो ये मेरा क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल। ये हो गया कटायन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनोलिक कटायन। इनोलिक कटायन मेरा यहाँ पे बन गया। बस अब क्या था, अब ये मेरा यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इसने क्या बना दिया प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना दिया। मतलब केमिस्ट सोच रहे थे हमारे को मिलेगा ये, लेकिन मिल गया ये। तो ये तो मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब करे क्या, तो इसके लिए दूसरा उपाय निकाला गया। और जो H+ यहाँ पे था, एक कैटलिस्ट का H+ था, वो यहाँ से निकल के बाद में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब केमिस्ट को चाहिए था ये एल्डोल प्रोडक्ट, मिला नहीं, तो उन्होंने क्या करे, तो बोले ठीक है दूसरा रास्ता वो लोग अपना है। तो बोला अब इसको बेस कैटलिस्ट के मीडियम में डाल के देखो, तो बोले कोई बात नहीं, हमने इसको बेस कैटलिस्ट के मीडियम में डाला। तो बेस कैटलिस्ट में क्या होगा, फिर से वही मॉलिक्यूल लिए, अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड लिए, और ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए बेस। ये जो बेस है वो लेस बेसिक होता है, ऑक्सीजन वाला बेस है तो लेस बेसिक होगा। तो इसने सबसे पहले प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ से, ये भी कैटलिटिक अमाउंट में लिया हूँ, जितना भी है। आप इसको यहाँ पे चाहिए तो एक बार हेडिंग डाल दो, क्या, बेस कैटेलाइज एल्डोल रिएक्शन, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेस कैटेलाइज एल्डोल रिएक्शन, ये आपने हेडिंग डाल दी है। वो कौन सा था, एसिड, ये कौन सा है, बेस। अब ये बेस ने यहाँ से आया, क्या हुआ, प्रोटोन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये इनोलेट बन के तैयार खड़ा है। अब क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है कि सर ये तो अटैक इधर भी मार सकता है ना, किधर कार्बोनिल के ऊपर एडिशन भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, करा के देखो क्या होता है। मान लो ये इसने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक मार दिया, वो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये OH हो गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगा, यानी ये मारेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर गया मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा, तो वापस से आपसे वो प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो इस स्टेप का कोई यहाँ पे मतलब बनता नहीं है। आगे बता दो, इनोलेट बन के तैयार खड़ा है, इसको इनोलेट बोलेंगे। ये हो गया इन, ये ऑक्सीजन है ओल, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको बोलेंगे 8, तो इनोलेट बन गया आपका। अब ये इनोलेट बन के तैयार खड़ा है। अब वीक बेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो और भी बहुत सारे सराउंडिंग में इसके बाद एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल उसको घेर लिए, सराउंड कर लिए। जब सराउंडिंग में इसके पास आ गए तो अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा सर, क्यों नहीं मारेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, O से मारेगा एसाइलेशन कि C से मारेगा। पहले हम इसको C से करा के रखते हैं जो एक्चुअल में होता है, बाद में हम इसका O से भी देखेंगे कि O से होता है कि नहीं होता है या क्या होता है वहाँ पे। तो ये बन के तैयार खड़ा है। जैसे मैंने बोला कैटलिस्ट बेस में रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, तो ये यहाँ पे इसने ये मारा अटैक, यहाँ पे इसके बाद आ गया। और अब हमारे पास क्या बनने आ रहा है वो देखिए आप, ये हो गया हमारा नेगेटिव। जैसे मैंने बोला कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता है तो कंज्यूम नहीं होता है, ये OH यहाँ पे बना था, तो ये H2O का जो बन चुका है उसमें से ये H ले लिया कैटलिस्ट का, मतलब जो OH था उसका बन गया यहाँ पे, तो ये अल्कोहल हो गया। और जो तुम्हारा कैटलिस्ट अपने स्टार्टिंग अमाउंट में लिया था बेस, वो एज इट इज़ यहाँ पे तुमको मिल गया। अब ये तुम्हारा एल्डोल का प्रोडक्ट बन गया जो केमिस्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं बन सका, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है सर आपने C से क्यों मारा, एसाइलेशन मैंने C से क्यों किया, मैं O से भी तो कर सकता था। हाँ कर तो सकते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मान लीजिए आपने C से किया तो क्या बनेगा, ये आपने C से एसाइलेट किया, ये फिर से अनस्टेबल बन गया, ये तो CH3 है। अब ये लिविंग ग्रुप तो हो नहीं सकता CH3, तो यही निकलेगा, यानी फिर से ये रिवर्सिबल स्टेप में तुम्हारा चलता जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो एक का तो आपने इनोलेट बना दिया, अब इधर ये तो C एसाइलेशन हुआ नहीं, तो फिर से पीछे गया, और पीछे गया तो इसका मतलब इसको ये मिला, तो उसने C एसाइलेशन करके आपका प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये ख़त्म हो गया। सेम काम यहाँ पे हुआ, 2 मॉलिक्यूल थे, मान लो एक में अटैक मारा हुआ नहीं, ये पीछे गया, बेस ने प्रोटोन निकाल लिया, तो इसी तरह से आपका जो रिवर्सिबल स्टेप को पीछे जाता है और आगे प्रोडक्ट फॉरवर्ड बन के आपका आगे निकलता रहता है। तो ये जो
केमिस्ट चाह रहे थे एल्डोल प्रोडक्ट बनना, वो यहाँ पे बेस कंडीशन में उन्होंने करके दिखा दिया। एल्डोल इसको जिसको बोला था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी इसका एक नाम होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बीटा क्यों? अल्फ़ा बीटा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा को किया जाता है। अब केमिस्टों ने फिर से कुछ बोला कि हमने यहाँ पे बेस की कंडीशन लिया, लेकिन मेंशन नहीं किया कि बेस हमारा स्मॉल अमाउंट में है, मॉडरेट में है कि लार्ज कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन क्या है बेस की, क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, हाँ ना सर। तो कब मैं आपको इसकी खास बात बताता हूँ कि कंसंट्रेशन का क्या रोल है। मान लीजिए अगर आपने लो कंसंट्रेशन बेस की लिया है तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, क्यों? और उस कंडीशन में ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, क्यों? ये भी बताता हूँ। और उस कंडीशन में जो आपका स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा, मतलब जो बेस प्रोटोन निकल रहा है ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आरडीएस स्टेप हो जाएगा, क्योंकि हम कैनेटिक्स में पढ़े जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आरडीएस स्टेप है, मतलब इसका इनोलेट फॉर्मेशन आरडीएस स्टेप है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीएसआर, नेट, गेट, जैम, सेट, ये सारी चीज़ तो कॉमन है, बट यहीं से इसके आगे से क्वेश्चन जनरेट होना स्टार्ट होता है कि ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा। तो क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन लो लिए, तो अब हमारा जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होने वाला है, उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़े तो आपको तो आता होगा। तो रेट क्या हो जाएगा? के इंटू सबस्ट्रेट की पावर 1 इंटू ये 1 है इंटू बेस की पावर 1। तो ओवरऑल क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन आपको कैसे ही बन सकता है कि बेस के रिस्पेक्ट में बताना है कि सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में बताना है, वो आपको क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो इस हिसाब से ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर हो गया। लेकिन कब? जब आपने बेस की कंसंट्रेशन को आपने क्या रखा है? लो रखा है। तो यहाँ पे आप एक तरह से लिख सकते हैं कि लो OH की कंसंट्रेशन, आपने क्या कंसंट्रेशन लिया? कंसंट्रेशन आपने लो लिए, और इसके आगे प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रोसीड करेगा फर्दर? क्योंकि कंसंट्रेशन लो तो फर्दर प्रोटोन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब केमिस्ट ने बोला कि ये तो प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन क्या हमको यहाँ से वापस से वही प्रोडक्ट आ सकता है क्या? बेसिक कंडीशन होगी। तो केमिस्ट ने बोला ठीक है, यहाँ बन चुका है तो उसके आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या बोला? थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब थोड़ा मॉडरेट कंसंट्रेशन पे आप एक बार इनको लेके देखो। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको मॉडरेट कंसंट्रेशन की बात करूँ, यानी अब यहाँ पे आप इसको बोलो कि भाई मॉडरेट कंसंट्रेशन मतलब थोड़ी ज़्यादा मॉडरेट कंसंट्रेशन की मैंने बात किया, ठीक है। तो मॉडरेट कंसंट्रेशन पे क्या हुआ? ये जो स्टार्टिंग में जो मेरा स्टेप था सब कुछ सेम होगा। ये इनोलेट फॉर्मेशन तो फास्ट होगा, क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन हाई है, तो इनोलेट तो फास्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इनोलेट फास्ट बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? इनोलेट फास्ट बन गया तो इसमें आरडीएस स्टेप क्या होगा? इसमें जो आरडीएस स्टेप होगा ना आपका, वो ये जो अल्डोल फॉर्मेशन है ना, वो आपका ये आरडीएस स्टेप होने वाला है। जो अल्डोल जो आपका फॉर्मेशन है वही यहाँ पे इसका ये आरडीएस स्टेप होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर ये आरडीएस स्टेप अगर ये हो गया तो मतलब प्रोडक्ट सेम एज इट इज़ बनेगा, प्रोडक्ट में कोई नहीं है। हमको भी क्या करना है? रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या बोलता है, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन जो जनरेट होगा नेट में, गेट में 1 मार्क्स, जैम में, गेट में तो आपका 1 आध मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, नेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अब ये आरडीएस स्टेप हो गया इनोलेट फॉर्मेशन। तो अब इनोलेट फॉर्मेशन अगर आरडीएस स्टेप हो गया, जो मैंने ऊपर आपको सारी बातें बताया वो सब एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी होगी। ये वही कैटलिस्ट का जो H+OH जो एक्सट्रैक्ट किया था, ये वापस से इसको करेगा और ये वापस से तुम्हारा ये बन जाएगा क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रुकेगा नहीं। क्यों प्रोडक्ट रुकेगा नहीं? क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेशन हाई है तो वापस से प्रोटोन ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके पास तो एसिडिक प्रोटोन है ही है, तो OH माइनस क्या आएगा? यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, ये इनोलेट बन गया, ये यहाँ पे इनोलेट बन गया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जनरेट होने जा रही है, वो मैं आपको बहुत बताने जा रहा हूँ। इनोलेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक पानी भी साथ में जनरेट निकल गया। अब जैसे मैंने आपको बोला था कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, काम करता है, रेट बढ़ाता है, कंज्यूम कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो ये जो OH है यहाँ से आएगा और ये इसको यहाँ से निकाल दिया, तो वापस से हमारा वही प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया जिसकी हम क्या पे डिमांड कर रहे थे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये जनरेट हो सकता है कि ये कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है और ये कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, तो भाई आपका ये किस में, और एलिमिनेट हो गया का पानी, तो ये किस मैकेनिज्म से उसको फॉलो कर रहा है? ये यहाँ पे E1 मैकेनिज्म से जा रहा है, E1 से। ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे हमने पहले कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, फिर ये OH है, OH पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकलेगा नहीं, तो इसको पुश करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये कौन सा होगा? E1CV मैकेनिज्म से, मतलब ये आपका जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है, कौन सा मैकेनिज्म होगा? E1
सी भी आपका मैकेनिज्म होगा और वही प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड यहाँ पे आपका जनरेट हो गया। अब इसका जो मैं बोला था रेट आरडीएस स्टेप क्या है, ये जो इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है वही आरडीएस स्टेप है। तो हम सबने अगर काइनेटिक्स पढ़ी है तो हमको तो पता चलेगा कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आपको लिखना है इनोलेट की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। लेकिन सर एक बात बताइए ना, ये तो इनोलेट की तो हमने कंसंट्रेशन तो हमने स्टार्टिंग में लिया नहीं है। भले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इनोलेट बनाया, बट मेन तो हमारा सबस्ट्रेट क्या था, अल्डिहाइड, टाइसिड अल्डिहाइड। तो उसकी कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है तो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। यहाँ पे हमको प्री इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा और इनोलेट की कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो वो भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। क्या इनोलेट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए वही के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट आपको लिखना है, इनोलेट अपॉन में सबस्ट्रेट और बेस, ये आपका प्रोडक्ट हो गया अपॉन में रिएक्टेंट। इनोलेट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम, उसके बाद सबस्ट्रेट, बेस, ये आपका क्या हो गया इनोलेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, आपकी इनोलेट की कंसंट्रेशन आ गया। ये रेट लॉ मेरा एक्सप्रेशन तैयार खड़ा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, रेट की जगह पे ये के इक्विलिब्रियम और यहाँ का के, ये दो मिलके एक नया रेट कांस्टेंट बना देगा। और उसके बाद हम इनोलेट की जगह पे जो भी लिखना सब लिख देंगे। तो ये क्या हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया बेस, और ऊपर में जो इसका एक सबस्ट्रेट था ये, और ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन जो के डैश आप एक नाम बोल सकते हो। ये रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट मिलके नया रेट कांस्टेंट जनरेट यहाँ पे आपका हो गया। तो अब क्वेश्चन बनेगा क्या, कितना ऑर्डर रिएक्शन है ओवरऑल आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। क्वेश्चन क्या बनेगा उसके हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। तो ये मैंने मॉडरेट कंसंट्रेशन पे बता दिया, और इस पे मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। उसी तरह हाई कंसंट्रेशन पे भी आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। और उस कंडीशन में हमको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम उतना देखते नहीं है, उतना हम यहाँ पे देखते नहीं है। तो बस आपको मैंने ये बता दिया बेसिक, जो इसके पीछे का फंडामेंटल था क्या है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो CSIR नेट वगैरह में तो पूछा जा चुका है, गेट में पूछा जा चुका है, सेट और जैम में कभी भी ये पूछने के चांसेस आ सकते हैं। डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी इन एल्डोल रिएक्शन, ये मैं आपको अब कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मैंने सब कुछ क्लियर कर लिए स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको यहाँ पे डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी पढ़ाने आ रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए आप, क्या, डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन एल्डोल रिएक्शन। अब ये डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है सर, बताता हूँ। डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है, एल्डोल तो हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका काम क्या है और इसका इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। और आइए, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक सबस्ट्रेट ले लिया टर्ड ब्यूटाइल, और यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, ठीक है, ये हो गया CH3। इसके साथ हमने क्या ले लिया, LDA बेस है, बताता हूँ क्या है, -78 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कंडीशन लगा, और THF इसका एक सॉल्वेंट ले लिया, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। -78 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लिया वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, वो आपको देखने की ज़रूरत है, किस हिसाब से इसका प्रोटॉन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो क्या करेगा, ये इनोलेट बनाएगा, जैसे आपको पता है इनोलेट बनाएगा, और यहाँ से ये इस तरह से इसकी ट्रांजिशन स्टेट चलेगी। एन आइसोप्रोपाइल होता है लिथियम आइसोप्रोपाइल अमाइड, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड लिथियम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, और यहाँ प्रोटॉन निकाल के इसने क्या बना लिया, वो लिथियम बना लिया। यहाँ पे होगा टर्ड ब्यूटाइल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये जनरेट होता है कि मैंने -78 डिग्री सेल्सियस से क्यों रखा, क्योंकि जो ओ लिथियम का बॉन्ड बना है ना, ये -78 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। मतलब इसको आप इस पर आइसोलेट कर सकते हो, अलग से लिथियम इनोलेट बना के भाई मेरा लिथियम इनोलेट बन गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ खास बात क्या है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, Z बनेगा, E बनेगा, ये हमको कंट्रोल कौन करेगा, इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हमको इसका कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, बल्कि है टर्ड ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप है, तो इसके लिए कौन सा आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, आपका Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे आपका बनेगा। कौन सा बनेगा, Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे आपका ये बनेगा। और E और Z क्या है वो तो आपने सब देखा ही है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में तो आपने EZ पढ़ा ही होगा। तो वही 1 हो गया, मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 यहाँ पे हमने इसको दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये बन गया। अब बात आती है ये जो LD है, जैसे मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के बारे में बताया था, वो वीक बेस था, तो थोड़ा ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, और बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल अनइनोलाइज वाले जो थे वो बचे हुए थे। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
लिथियम डाइसोप्रोपाइल वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसने प्रोटॉन तो पूरा इतने जल्दी ये प्रोटॉन ग्रैब कर लेता है कि पूरा का पूरा लिथियम इनोलेट बना लेता है ये, मतलब टाइम ही नहीं मिलता इसके पास वो सेल्फ कंडेंसेशन करने के लिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक्सटर्नली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे अभी करेंगे। तो कोई भी आप एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आप ले सकते हो, मान लीजिए आपने ये ले लिया। हाँ, अब किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यही से ही आपका मेन क्वेश्चन जनरेट होता है। ये देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर है, ये इधर है। तो ये नंबरिंग देते हो आप तो समझ आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 मेंबर की जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये जा रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट को जो एक्सप्लेन किया 2 केमिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, जिनका नाम है जिमरमर टेक्सलर, और इसी को ही हम कहते हैं जिमरमर टेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट। वही लोगों ने इसके ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन किया कि इसके डायस्टोरिक सेलेक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करिए 6 मेंबर के ट्रांजिशन स्टेट। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। जैसा बना है हमको पहले उसको वैसे बना देना है, ठीक है। जैसे बना है हमको इसको वैसे पहले बना देना है, अच्छे से आपको बनाना है, कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। और होगा तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये आपका बना दिया, ये जैसा है। ये कौन सा आइसोमर है सर? Z आइसोमर है। हाँ ठीक है, तो Z आइसोमर है तो उसको आपको कहाँ रखना है? CH3 को यहाँ रखना है। ये कौन सी पोजीशन है? सूडो एक्सियल बोलेंगे। इसको कौन सा बोलेंगे? सूडो इक्वेटोरियल बोलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ, जिससे आपका CSR में क्वेश्चन बन चुका है। सेट में कभी भी आ सकता है, जेम में कभी भी आ सकता है। अब मेरे पास ये मैंने कार्बोनिल भी लिया हूँ कंपाउंड, तो इसको आप इधर से इस तरह से ऐसा पुट किए, कार्बोनिल को पुट किए। ये R ग्रुप को कहाँ रखोगे आप? सूडो इक्वेटोरियल पे रखोगे। क्यों सूडो इक्वेटोरियल पे रखोगे भी बता रहा हूँ, इसको क्यों सूडो एक्सियल पे रख दिया उसको बता रहा हूँ। अब आइए देखिए हो क्या रहा है, फिर से जो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट आपकी बहुत बेहतरीन बनने जा रही है। देखिए कैसे बन रही है, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। अब मैं आपको इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बता देता हूँ कि कैसा बन रही है। ये देखिए ये बन गया, ये ऑक्सीजन था, ये आपका बॉन्ड लिथियम, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ये हो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर? ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर? ये जो फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। ये ऑक्सीजन था, जैसा जो है मैं एज इट इज उसको वैसा बना, आप गौर से देखिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है सर? ये भी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर? सर ये तो फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। हाँ सर, तो ये फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका फॉर्म हो गया। ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फिर से CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूट लगा दो। यहाँ पे क्या था आपका? टर्ड ब्यूटाइल था, यहाँ पे क्या था? CH3 था, और यहाँ पे क्या था? H था। अब इसी ट्रांजिशन स्टेट में कन्फ्यूजन लोग ये भी जनरेट करते थे, क्या सर ये आपने CH3 को एक्सियल पर रख दिया तो ये 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा, कन्फर्मेशन हाई एनर्जी का हो जाएगा, तो उसको इक्वेटोरियल पे कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको सूडो इक्वेटोरियल पे करने की कोशिश की है, अगर आपने इसको गलती से भी ऐसा बना दिया, अगर आपने कैसा कि CH3 को यहाँ कर दिया और सोचे कि इसको यहाँ कर दोगे, सर ये देखो ना सर ये भी तो बन रहा है ना, हाँ सर ये भी तो बन रहा है, इसको भी तो आप फिर उसको क्यों बना दिया आपने, ये भी तो आपका बन रहा है, तो ये आप इसको बनाइए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने ये किया है ये गलत, क्यों? क्योंकि हमारा आइसोमर क्या बना है? Z। तुमने यहाँ पे क्या बना दिया है? मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 मैक्सिमम यही, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे को इसको Z बनाना है, पहली बात। दूसरी बात बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो ये कैसे सही ना? नहीं हो रहा है, क्यों? गौर से देखिए आप यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, कोई 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। लोन पेयर है, लोन पेयर है, कोई 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट बन गया एकदम। अब मैं जैसा बना है वैसा आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, मैं जैसा बन रहा है वैसे यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर था, टर्ड ब्यूटाइल ऊपर रख दिया, ये टर्ड ब्यूटाइल यहाँ पे आ गया, ये CH3 नीचे था सर, तो नीचे बना दो ना सर, बना दिया ना। हाइड्रोजन ऊपर है तो ऊपर बना दो सर, बना दिया। ये कहाँ ऐसा प्लेन में जा रहा है तो इसको ऐसा बना दिया। सर ये OH नीचे गिर रहा है तो नीचे बना दो, हाँ बना दो। नीचे गिर रहा है तो नीचे बना दो। और सर ये तो H कहाँ था? H तो ऊपर था, तो सर उसको ऊपर बना दो ना, बना दिया। ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन के तैयार है। तो क्या एग्ज़ाम में ऐसा मिलेगा क्या? नहीं सर, एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा वो बता देता हूँ। ये देखिए, अब आपका बना क्या है? कार्बोनिल बन गया, ये यहाँ पे आपका टर्ड ब्यूटाइल हो गया, ये यहाँ पे आपका आ गया। और मैंने क्या किया, आप एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ।
सर ये नीचे CH3 दिख रहा है, ये OH नीचे दिख रहा है, मतलब सीन है, तो सीन बना दो ना सर। कोई बात नहीं, बना देता हूँ मैं। हाँ सर, ये लो, तो CH3 यहाँ पे बना दिया और OH यहाँ पे बना दिया, ये मैंने आपका सीन बना दिया। अब इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बता दो कैसे। ये देखिए ना, ये आपका जो था, ये जो है ये क्या एक दूसरे का एंटी है। यहाँ पे भी मैंने एंटी बनाया ना इसको, ये एंटी है, ये बॉन्ड देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में ये R एंटी है, एंटी बनाया। OH और CH3 सीन नीचे दिख रहे हैं, सीन बना दिया। तो प्रोडक्ट आपको एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, ना कि उस तरह से। आपको रीअरेंज करके आना चाहिए। फिर एग्जामिनर क्या करता है? चालाकी करता है थोड़ा बहुत। क्या चालाकी करेगा? इसको थोड़ा घुमा देगा। घुमा देगा मतलब क्या करेगा? वो अभी आपका वो टर्ट ब्यूटाइल को उसने यहाँ कर दिया, टर्ट ब्यूटाइल को यहाँ किया, R को यहाँ कर दिया, ठीक है। अब उसने यहाँ कर दिया, प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3 यहाँ पे आएगा। आप बोलोगे सर ये तो एग्जाम में तो ये दिखा नहीं, ये दिख रहा है। तो आपको हमेशा रिलेटिव स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसीडर करना है। रिलेटिव मतलब यहाँ पे सीन दिख रहा है, बिलो ये भी अबो पे सीन दिख रहा है, मतलब ये दोनों भी आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। इसने क्या किया? सिर्फ बॉन्ड के अलावा इसने यहाँ घुमा दिया है, मतलब ये बॉन्ड को इसने ऐसा पकड़ा, ये बॉन्ड को उसने पकड़ा। मान लीजिए अगर ये CH3 मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मान लीजिए OH अगर इस तरफ है, इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए OH मेरा इस तरफ है और ये ढक्कन की तरफ मेरा CH3 है, जहाँ पे OH यहीं पे मेरा R ग्रुप है। ये देखिए, ये मेरा R ग्रुप है। तो उसने क्या किया पता है क्या? इसको इस तरह से ऐसे घुमा दिया, ऐसा घुमाया, तो ये जो मेरा R है वो इस तरफ आ गया। जो OH मेरे को पहले पीछे दिख रहा था, मेरे सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो रोटेशन वगैरह अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में करे होंगे, तो इस तरह से इसको रोटेशन करके भी वो दे सकता है। आपको तैयार होना चाहिए। अब बस एक आखिरी चीज़ है, जो इसका मैंने टर्ट ब्यूटाइल का बनाया। तो सर मैंने तो ये देखा कि ये Z इनोलेट था ना, ये क्या था? ये Z था। हाँ सर, ये Z आपने